प्रावधान किए गए थे। इतना बड़ा कंट्री को शासन चलाना, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ कम पढ़े लिखे लोग, कुछ निरक्षर लोग, कुछ साक्षर लोग, सभी में सामंजस्य स्थापित करना, सभी को समान हक देना, समान अवसर प्रदान करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था उस समय। संविधान निर्माता इसका हल निकाला और हल जो निकाला वो स्टेट में बांटा गया। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में लगभग 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर देखा जाए तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ये स्थिति नहीं था, उस समय कुछ और स्थिति था। उस स्थिति को सुधारा गया, सुधार कर आज के समय पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उसका निर्माण किस तरह से हुआ। क्योंकि देखिए, सबसे पहले चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल स्टेट का रिलेशन, तो सेंट्रल तो है, भारत पूरा एक सेंट्रल है, लेकिन स्टेट कितना होगा, स्टेट कैसे होगा, स्टेट का निर्माण कैसे होगा, वो कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसके बेसिस पे स्टेट्स बनाया जाएगा। और फिर स्टेट जब बनेगा तो उसके बाद तो फेडरलिज्म का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो लागू होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि स्टेट कैसे बना। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, हमें पता है 28 स्टेट्स और 8 यूटी में बटे हुए हैं। किस तरह से बांटा गया है, तो ये बांटा गया सबसे पहले लैंग्वेज, भाषा के आधार पे बांटा गया, कल्चर, संस्कृति के आधार पे बांटा गया, उसके बाद लोगों का जो जाति है, जाति के आधार पे बांटा गया, ज्योग्राफी, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार बांटा गया, एरिया के अनुसार बांटा गया कि एक स्टेट कितना किलोमीटर तक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट 500 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है, कोई स्टेट्स 50 किलोमीटर के रेडियस में फैला है, ऐसा भी नहीं है, वो भी देखा गया। तो ये सब चीज़ जो है वो एक टेस्ट किया गया कि चलो इस बेसिस पे हम स्टेट को बांट देते हैं। और ये टेस्ट कब हुआ था? 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इतना बड़ा देश, इतने छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनको कैसे मर्ज किया जाए। तो ये जो टेस्ट है वो 1947 में किया गया था। लेकिन जब ये टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बन सकता है। एंड लेटर ये क्या हो गया, ईजियर टू रूल, शासन चलाने में या शासन करने में सरकार के लिए क्या बन गया, आसान बन गया। और जब आसान बन गया तो लोग इस पर और भी कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट किया, और इम्प्रूवमेंट करके आज के समय पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना स्मूथली, इतना बड़ा देश, इतना सारा पॉपुलेशन, इतने सारे समस्याएं होते हुए भी आज हमारा देश स्मूथली चल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो बैकबोन अगर है तो हमारा संविधान में दिए गए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे सारे सिस्टम चल रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये जो लैंग्वेज पॉलिसी है, भाषा नीति कैसे लागू किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे भाषा हैं। हम लोग इसके पिछले चैप्टर में पढ़े थे बेल्जियम और श्रीलंका का कहानी, क्लास 10 का ही चैप्टर है। बेल्जियम में और श्रीलंका में एक ही समय पे दोनों ही देश आज़ाद हुआ था। 1948 में श्रीलंका का हुआ, बेल्जियम का भी हुआ था। तो श्रीलंका में किस तरह से शीत युद्ध शुरू हो गया था, सिविल वार स्टार्ट हो गया था, और किस तरह से वो परेशान हो गया था। बाद में बहुत सारा 2009 तक शीत युद्ध चला है श्रीलंका में। लेकिन यही अगर हम देखें तो बेल्जियम किस तरह से अपने आप को संभाला, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, सभी भाषा के लोगों को सम्मान दिया गया, सभी भाषा को जगह मिला। यही सिस्टम हमारे देश में भी लागू किया गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव एनी लैंग्वेज, हमारा संविधान जो है किसी भी भाषा को संवैधानिक नहीं बनाया। अगर संवैधानिक बना देता तो उस भाषा को बोलने वाले लोग फिर क्या होते, सुप्रीमेसी में आ जाते। तो सुप्रीमेसी किसी को नहीं देना है। लेकिन हिंदी जो है हमारे 40% लोगों का मदर टंग है। मातृभाषा कितने लोगों का है? 40% लोगों का है। तो अगर 40% लोग हिंदी बोलते हैं तो 60% लोग कुछ और बोलते हैं। तो कुछ और जो बोलते हैं उन्हें भी तो सेफगार्ड करना है, उन्हें भी तो संवैधानिक
संरक्षण देना है, सुरक्षा देना है। तो उसी के हिसाब से देखा गया कि जो 60% लोग हैं वो कौन सा भाषा बोलते हैं, कितने कितने परसेंटेज बोले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो और ऐसे निकल के कितने, हिंदी को छोड़ के और ऐसे 21 भाषा है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो हमारा संविधान क्या किया कि उन सभी भाषाओं को संविधान में संवैधानिक भाषा बना दिया गया। और आज के समय में हमारे संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा मिला हुआ है संवैधानिक। इसका मतलब है कि ये जितने भी भाषा बोले जाती है वो सब लोग सुप्रीमेसी है, ना कोई किसी से सुपर है, ना कोई किसी से इन्फीरियर है। और ये हमें कौन दिया है, संविधान दिया है। मैनी स्टेट्स यूज देयर ओन लैंग्वेज। और उसके बाद भाषा जब किसी क्षेत्र में, खास क्षेत्र में बोला जाता है तो वो बन जाता है बोली। तो इस तरह से अब भाषा और बोली के हिसाब से सभी लोगों को समान अवसर मिला है। और सभी स्टेट्स में जितने भी लोग मतलब ज़्यादा होते हैं वो उसी भाषा को बोलते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को भी ये आज़ादी मिला हुआ है कि वो जिस भाषा में चाहे उस भाषा में एग्ज़ाम लिख सकता है। आप लोग भी एग्ज़ाम देते हैं तो देखिएगा कि उसमें जो भाषा जिस स्टेट्स में अगर है, सपोज़ आप अगर पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो पश्चिम बंगाल में आपको 3 भाषा का ऑप्शन मिल जाएगा जनरली। एक तो आपका जो मदर टंग है बांग्ला वो आपको मिलेगा, दूसरा हिंदी मिलेगा, तीसरा में इंग्लिश मिलेगा। अगर आप मान लीजिए महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपका मराठी भाषा में रहेगा और फिर हिंदी और इंग्लिश रहेगा। इस तरह से अगर आप उड़ीसा में रहते हैं तो आपको उड़िया मिलेगा और फिर हिंदी और इंग्लिश मिलेगा। तो इस तरह से ये बांटा गया है। अब अगर हम बात करें कोएलिशन गवर्नमेंट का, कोएलिशन का मतलब क्या होता है, कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन। अब इसमें समझ में तो आ रहा है गठबंधन क्या होता है। गठबंधन का मतलब होता है कि जब कोई सरकार को सरकार बनाने के लिए एक खास संख्या में बहुमत की आवश्यकता होती है और जब वो बहुमत वो अपने ही पार्टी से जीत कर नहीं आते हैं तब वो क्या करते हैं, अन्य पार्टियों से मदद लेते हैं। और वो जो मदद लेते हैं तो अन्य पार्टी आकर उनके साथ मिल जाते हैं और जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं गठबंधन। और यही हमारा जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, आज के समय पे सब जो है सेंट्रल स्टेट पार्टी। अब पार्टी 2 तरह के होता है, एक होता है आपका सेंट्रल पार्टी, एक होता है सेंट्रल पार्टी और एक होता है रीजनल पार्टी। रीजनल का मतलब क्या होता है, जो क्षेत्रीय दल होते हैं। क्षेत्रीय दल में जैसे अगर हम बात करें झारखंड में तो झारखंड में क्या है, जेएमएम है। अगर हम बात करें बिहार का तो बिहार में क्या है, जेडीयू है। उसके बाद क्या है, आरजेडी है। ये जो है आपका ये रीजनल पार्टी है। अब अगर सेंट्रल पार्टी को फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन होता है या जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, अगर हमें सरकार बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 272 सीट्स की आवश्यकता है। अब मान लीजिए जो सत्ता पक्ष में है, जैसे अभी हमारा सत्ता पक्ष में कौन है तो बीजेपी है। अब बीजेपी अकेले अगर 272 सीट्स नहीं ला पाता है तो सरकार नहीं बना सकता है। फिर वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने सहयोगी दलों के साथ। सहयोगी दल जो होते हैं, सहयोगी दल में भाजपा का सहयोगी दल कौन है तो जेडीयू है। हमारा झारखंड में कौन है तो आजसू है। और ऐसे अन्य स्टेट्स में अलग अलग रीजनल पार्टी होते हैं जो उनको सपोर्ट कर देते हैं। और सपोर्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर 272 में अगर मान लीजिए कि बीजेपी का अपना 250 है तो फिर भी उसको 22 की आवश्यकता होगी। तो ये जो 22 है ये 22 कहाँ से आएगा, ये 22 अदर पार्टी आएगा और ये मिलकर 272 का आंकड़ा बना लेंगे और फिर ये सरकार बनाएंगे। तो ये जो सेंट्रल और रीजनल दोनों मिलकर जो सरकार बना रहा है इसी को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसीलिए सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन है वो बना हुआ रहता है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट के मदद से सरकार बनाया है, मतलब स्टेट के पार्टी के मदद से सरकार बनाया है और स्टेट भी जो है सेंट्रल के साथ मिलकर सरकार में शामिल है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे का पूरक बन जाता है और जब दोनों एक दूसरे का पूरक बन जाता है तो दोनों का समान रूप से महत्व हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए डी क्या है,
सेंट्रलाइजेशन में डी लगा दिया गया है। मतलब एक होता है केंद्रीकरण, और केंद्रीकरण को जब हम तोड़ देते हैं तो हो जाता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जब पावर को बांटा जाता है, किसी एक का पावर लेके थोड़ा थोड़ा करके सबको पावर दिया जाए, तो इसी को मतलब पावर का बंटवारा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर इज नॉन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम सिंपल बात करें तो व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गिवन टू स्टेट्स और पावर टेकन फ्रॉम द स्टेट्स गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल का पावर लेकर स्टेट को दिया जाता है या जो स्टेट का पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग बात करेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में क्या हुआ था। 73rd और 74th अमेंडमेंट में हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया था, क्योंकि लोगों को लगा, संविधान में भी ये वर्णित है, ठीक है, कि कोई भी देश सशक्त तभी हो सकता है जब उस देश में रहने वाले प्रत्येक लोगों को समान अवसर मिले, और समान अवसर तब मिलेगा जब हमारा देश में लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये जो अमेंडमेंट्स हुआ, जो संविधान का जो संशोधन हुआ, उसमें लोकल बॉडीज़ को, यानी कि लोकल गवर्नमेंट में कौन आता है, पंचायत आता है गांव में, और शहर में आता है नगर निगम, नगर पालिका, ये सब आता है। इसको ज़्यादा पावरफुल बनाना, और मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य, मतलब ये होना ही चाहिए, ये अगर ये नहीं है तो हमारा विकास, हमारा देश का विकास, एक एक गली तक का विकास, एक एक गांव तक का विकास, एक एक लोगों का विकास संभव ही नहीं है। इसलिए ये बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया। 24 अप्रैल 1992 बलवंत राय मेहता, मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता 24 अप्रैल 1992 में एक कमेटी बनाया गया। उस कमेटी ने पुटअप किया फाइनल रिपोर्ट, और फाइनल रिपोर्ट लाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया। फर्स्ट वो है राजस्थान का नागौर जिला का एक गांव में इसको सबसे पहले लागू किया गया एज ए टेस्ट, लेकिन बाद में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस भी मनाते हैं। इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, और हम देखें तो गवर्नमेंट का ये बेसिक यूनिट है, क्योंकि लोगों का समस्या सीधे प्रधानमंत्री तक नहीं जाता है, लोगों का समस्या सीधे मुख्यमंत्री तक नहीं जाता है। हाँ, आजकल थोड़ा सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा हो गया है कि लोग सीधे संवाद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मिनिस्ट्री का और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो छोटे छोटे जो काम है, इंडिविजुअल जो काम है, वो देखने के लिए लोकल बॉडीज़ बनाया गया है। महात्मा गांधी का भी सपना यही था। महात्मा गांधी भी यही बोलते थे कि सबसे पहले जो है ग्राम स्वराज को मजबूत करना है। ग्राम स्वराज जितना मजबूत होगा, हमारा देश उतना मजबूत होगा। 1688 में ये भी देखा गया था, जब कॉलोनियल पीरियड हमारे देश में चल रहा था, औपनिवेशिक शासन चल रहा था, अंग्रेजों का शासन जब चल रहा था हमारे देश में, उस समय इस सिस्टम को लाया गया था। और वो सिस्टम मद्रास में था जब नगर निगम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में उसको हटा दिया गया। लेकिन अगर देखेंगे भारत में, तो भारत में ये 1992 से एक्टिव है। अगर हम बात करें लोकल बॉडीज़ का, तो लोकल बॉडीज़ में आपका ग्राम लेवल में पंचायत होता है, सेमी टाउन, अगर गांव से थोड़ा सा बड़ा, मतलब शहर, पूरी तरह से शहर नहीं बोल सकते हैं, सेमी टाउन बोल सकते हैं, तो सेमी टाउन में नगर पंचायत सिस्टम होता है।